अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात आ रही है बेटा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज़ वालेकुम आपकी? सलाम। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक नंबर 4 और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे तो वो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया भी था कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूब्स जो कि लेबॉर्ट्री सैम्पल्स को कलेक्ट करने में हमें काफ़ी मदद दे देते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं इस बिना के ऊपर कि आपके पास जब डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं तो डिफरेंट टेस्ट भी है और उन डिफरेंट टेस्ट को आप किसी एक ट्यूब के अंदर जो है वो नहीं जमा कर सकते, क्योंकि आपने कुछ टेस्ट जो है वो प्लाज्मा से करने होते हैं, कुछ टेस्ट जो है वो आपने सीरम से करने होते हैं, कुछ टेस्ट जो है वो आपने होल ब्लड से करने होते हैं। तो इसलिए ये जितने भी कलेक्शन ट्यूब्स हैं इनको प्रॉपरली हम नाम देते हैं कलेक्शन ट्यूब्स या वैक्यूम ट्यूब्स, या इनके कलर के बेस पे हम इसको कह देते हैं कि ये पर्पल कलर का है या ये रेड कलर का है। आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि कितने ट्यूब्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं और इनका पर्पस बेसिकली क्या है, और उनके अंदर जो एडिटिव सोल्यूशन होता है या इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, उसको आज हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। पिछले जितना हमारे पास 3 वीक्स गुज़र चुके हैं तो उसमें आइडियली आप लोगों को पता लग चुका है, इस स्टेज पे अब आप पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको ये पता है कि ब्लड बेसिकली होता क्या है, ब्लड की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई है। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि ब्लड को हम कितने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपको इसके बाद ये भी पता चला कि प्लाज्मा और सीरम के अंदर जो है वो बुनियादी फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। और फिर उसके बाद आपको ये भी आइडिया हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्लाज्मा होता है, तो उस प्लाज्मा के अंदर और जो हम इन विट्रो प्लाज्मा लेते हैं यानी जो लैब के अंदर ले रहे होते हैं, उस प्लाज्मा के अंदर क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आप एंटीकोगुलेंट की तरफ चले गए और एंटीकोगुलेंट का भी आपको पता चला कि इट्स अ केमिकल सब्सटेंस जो कि कोगुलेशन को या क्लॉटिंग को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हुआ कि फिलबॉटमी क्या है बेसिकली, कि हर वो शख्स जो हेल्थ केयर के साथ ताल्लुक़ है उसका किसी न किसी तरीके के साथ, और अब इस एरा के अंदर कोई भी शख्स जो है वो अगर शौकिया तौर पे कर रहा है या बीइंग एज़ अ प्रोफ़ेशनल इसको लेके जा रहा है या उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो वो इसको फिलबॉटमी जो है वो सीखनी लाज़मी है। फिलबॉटमी एक जेनेरिक टर्म है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्किल्स है, जिसमें से सिर्फ आप हार्ड स्किल की तरफ नहीं होंगे, यानी सिर्फ ब्लड लेना किसी वेन से नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपने पेशेंट के साथ डीलिंग करना, आपने किसी पेशेंट को कैसे डील करना होता है, आपने सैंपल कैसे कलेक्ट करना होता है, बहुत सारे एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जिसमें हम ये सारा कुछ जो है वो तकरीबन पढ़ चुके हैं। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसमें कोई स्किल एज़ सच कोई हार्ड स्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए क्योंकि कल के लिए वो स्टूडेंट्स जो लैब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या वो हेल्थ केयर के साथ किसी न किसी तरीके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो चले इट्स ओके, उनको तो पता चलता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल घर में ही होते हैं, उनको फर्स्ट टाइम वो इस कोर्स को जो है वो कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम सब चीज़ें उनको सामने नज़र आ रही है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि खुदा न ख़ास्ता कल के लिए आप किसी लैब में जाते हो तो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दीज़ ट्यूब्स, ठीक है? कि अगर इन ट्यूब्स के बारे में आपको पता नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। पाकिस्तान में रूल्स कहीं पे अप्लाई हो रहे होते हैं, कहीं पे नहीं हो रहे थे बदकिस्मती से। तो जहाँ पे नहीं हो रहे, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे चले जाएँ और आपको किसी एक ट्यूब के अंदर ब्लड लेना हुआ हो और उसकी प्रिकॉशनरी मेजर कुछ और है, प्री रिक्विज़िट कुछ और है, वो आपको पता होने चाहिए। तो वहाँ पे भी आप जो है वो एक ऊपर वाले हिस्से पे रह सकते हैं, यानी आप उन लोगों को बता सकते हैं कि ये जो तरीक़ाकार है, ये आप ठीक नहीं कर रहे या ये ट्यूब इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ डिस्कशन हो सकती है और सबसे बड़ी डिस्कशन क्या है कि आप खुद सैटिस्फाई होते हैं कि आपके सामने प्रोसीजर हो रहा है, जो कि आप पहले से जान रहे होते हैं, आपको पता होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन ब्लड कलेक्शन, आई थिंक कि आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही होगी, काइंडली मुझे बता दें।
जी सर, आ रही है नजर साहब। Okay, okay, thank you. So, common blood collection tubes, their additive and laboratory uses. ठीक है, अब इसमें तीन वर्ड है। एक है कॉमन ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। ये वो ट्यूब्स हैं जिनको कॉमन, बहुत कॉमन है ये। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई टेस्ट करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, तो उसके लिए कॉमन ट्यूब हमारे पास हमें नज़र आता है कि हाँ ये एक ट्यूब है जिसमें हम ब्लड ले रहे होते हैं। ये मैं आगे बता रहा हूँ कि कौन से ट्यूब के अंदर लेंगे और कौन सा उसके लिए रिकमेंडेड ट्यूब है। ओके, उसके बाद अगर आपने और टेस्ट करना है, कोई सीबीसी करनी है, आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ ये लेवेंडर कलर का एक ट्यूब है जिसमें हम सीबीसी ले रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि आपको समझने की जो बात है वो ये है कि अगर आप किसी लेवेंडर कलर की ट्यूब में ब्लड ले रहे होते हैं, तो हमारे पास रेड ट्यूब भी है, उसमें फिर क्यों नहीं ले सकते? तो आज आप लोगों ने ये जानना है, इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर हम इस ट्यूब के अंदर ब्लड ले सकते हैं, तो इस ट्यूब से हम नहीं कर सकते एक ट्यूब, एक्सक्यूज मी। ओके, सो ये आज आप लोगों को आपने जानना है कि हम अगर एक ट्यूब के अंदर ब्लड ले सकते हैं, तो दूसरे ट्यूब के अंदर हम ब्लड क्यों नहीं ले सकते? ओके, और यही जो है ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप समझे कि आपने फिलबॉटमी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सीख लिया है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। और इतने ट्यूब्स है भी नहीं, टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, टेस्ट तो लाखों टेस्ट है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड ट्यूब्स होते हैं या उसके लिए पेशेंट को किस तरह तैयार किया जाता है, ये आप जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सो द evacuated tube system for blood collection in use for various laboratory tests consists of tubes of various size with color coded tops indicating tube content। अब ये जो ट्यूब्स होते हैं, इसमें ये खासियत होती है कि ये एवाकुएटेड होते हैं, यानी ये ऊपर से बने हुए होते, बंद होते हैं, और इनकी जो बनावट होती है वो ऐसे होती है कि आप जब इसको कमर्शियली, ज़ाहिरी बात है कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, तो ये आपके पास जो है वो ये ट्यूब होता है खाली, ऊपर जो है ये कैप होता है, और इसके अंदर वैक्यूम उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है। हम जब लैब में काम कर रहे थे तो हम इसके ऊपर वाले हिस्से को एवी नहीं खोलते कि आप समझे कि इसको बस खोलना होता है। अगर आप इसको खोल लेते हैं तो याद रखिए कि इससे अंदर वैक्यूम जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे मैं फिर आपको और चीज़ें भी आएंगी हमारे बायोसेफ्टी के उसमें, जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि आपने इसको एक ही हाथ से जो नीडल होता है, जो कि आपके सिरिंज के अंदर होता है, वो आपने एक ही हाथ से इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, और जैसे ही आप इंसर्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ये उसको सक करना शुरू कर देता है। और ये क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर, हर रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन का कुछ अमाउंट होता है, वो टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो उनके अंदर की केमिकल्स, उनका अंदर का हीमोग्लोबिन वो बाहर निकल आएगा, जो कि आपके प्लाज्मा को या सीरम को कंटेमिनेट कर सकता है, और टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। तो इस वजह से ये एक सॉलिड तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप जैसे ही इसको इंसर्ट कर देते हो नीडल को, वो ऑटोमेटिकली इसको सक करना शुरू कर देता है, और ट्यूब जो है वो खुद ही भर जाता है। जहाँ तक इसके, जैसे यहाँ पे इसका ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, तो हर एक ट्यूब का अपना अपना एक पॉइंट है, कि आपने इस तरह भी नहीं है कि पूरे ट्यूब को भरना है। यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट होगा या यहाँ पे जो एडिटिव सोल्यूशन होगा, उसके मुताबिक आपने इसको फिल करना होता है। So tube used in medical lab, most blood collection tubes containing an additive that either accelerates clotting of the blood, यानी क्लॉट एक्टिवेटर होता है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे ये जो रेड ट्यूब है,
इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है। इसका ट्यूब का जो सिलिकॉन से बना हुआ होता है वही क्लॉट को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप डालना शुरू कर देंगे ब्लड इसके अंदर, तो वो 2-3 मिनट के बाद जो है वो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। और अगर आपने उसको ऐसे ही रखा हुआ है तो आफ्टर 30 मिनट्स आप देखेंगे कि पूरे नीचे जो है वो रेड ब्लड सेल का एक क्लॉट बना हुआ है, और ऊपर इसके ऊपर कुछ फ्लूइड आ रहा है जिसको हम प्लाज्मा, जिसको हम सीरम जो है वो कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इनको जनरली हम क्या कहते हैं, जैसे ये ट्यूब है, इसको हम ब्लैक टॉप की ट्यूब भी कहते हैं। ब्लैक टॉप ट्यूब इस वजह से कहते हैं कि इसका कलर जो है वो क्या है, ब्लैक है ऊपर का। और इसको हम कहते हैं ईएसआर ट्यूब, या इसको हम कहते हैं सोडियम साइट्रेटेड ट्यूब। अब तीन मैंने आपको इसके डिफरेंट नाम बताए। एक कलर के बेस पे कह सकते हैं, अगर कोई कलर से कहेगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसका हम टेस्ट के बेस पे कह सकते हैं, यानी यही जो है ये ईएसआर, ये इसके लिए स्पेसिफिकली है। हम ईएसआर इसी से करते हैं क्योंकि इसके अंदर सोडियम साइट्रेट होता है, और सोडियम साइट्रेट का एक सर्टन डाइल्यूशन होती है, वही जो है वो इसके लिए रिकमेंड है। और इसके को हम जो है वो रेड, ब्लैक टॉप भी कहते हैं। ब्लैक इस वजह से कहते हैं कि इसका कलर जो है ये ब्लैक है। इसी तरह साथ का जो ट्यूब है आप देख रहे हैं कि ये लाइट ब्लू कलर है, ओके, या स्काई कलर आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम साइट्रेट इसके अंदर भी होता है, और इसके अंदर सोडियम साइट्रेट और इसके अंदर सोडियम, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, दोनों के डाइल्यूशन के अंदर फर्क है। ठीक है। अच्छा, इसको हम पीटीएपीटीटी ट्यूब, या जनरली हम इसको कहते हैं कोगुलेशन ट्यूब भी कहते हैं। फिर उसके बाद रेड कलर का ट्यूब है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ये, क्योंकि सीरम जो है वो आसानी के साथ इससे हम निकाल सकते हैं, कोई इसके अंदर एडिटिव सोल्यूशन नहीं है। यानी पहले जो दो आप लोगों ने देखे, इसके अंदर जाहिर बात है कि सोडियम साइट्रेट था, एडिटिव सोल्यूशन पड़ा हुआ था, इसके अंदर कुछ ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पे सोडियम साइट्रेट पड़ा हुआ है, इसके अंदर सोडियम साइट्रेट डाला गया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्लेन ट्यूब। ठीक है, प्लेन ट्यूब इसका एक नाम हुआ। दूसरा, इसको हम कह सकते हैं रेड टॉप ट्यूब, ठीक है, या रेड कैप ट्यूब, या तीसरा हम इसको नाम दे सकते हैं सीरम ट्यूब। ओके, यानी ऑटोमेटिकली इसका समझ आ गई आपको कि व्हेनेवर वी आर कॉलिंग इट सीरम ट्यूब, इट्स मीन दैट एंटीकोगुलेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। तो ये तीन चीजें हमें समझ आ गई। फिर ये भी ट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और इसको हम कहते हैं लेवेंडर कलर ट्यूब, या पर्पल कलर भी कुछ इसको कहते हैं लोग, तो पर्पल कलर ट्यूब भी इसको कह सकते हैं। दूसरा, इसका जो जेन्युइन नाम है ईडीटीए ट्यूब इसको कहते हैं, या सबसे जो कॉमन नाम इसका मशहूर है उसको हम कहते हैं सीबीसी ट्यूब। बाकी भी इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी इसके आप होल ब्लड कर सकते हो, इससे आप HbA1c कर सकते हो। जितने टेस्ट में आपको होल ब्लड चाहिए होता है तो उसमें आप ये टेस्ट कर सकते हो। होल ब्लड होता है इसके अंदर भी एंटीकोगुलेंट होता है, जिसके बेस पे हमने इसको कहा कि ये ईडीटीए ट्यूब है, तो वो एंटीकोगुलेंट ईडीटीए का है। और सीबीसी इस वजह से कहते हैं कि आपके जितने टेस्ट होते हैं, तो सीबीसी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, आप सीबीसी देख लेते हैं कि टीएलसी देख सके आप। अगर कोई एनीमिया है, आपको एनेमिक साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सीबीसी कर सकते हो, उसमें आपको हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है। आप सोच रहे होते हैं कि बड़े सेल है, छोटे सेल है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है, तो वो भी आप सीबीसी के टेस्ट पे ही बेस पे कर रहे होते हो। जब डेंगू का सीज़न आता है तो भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप प्लेटलेट देखते हो। तो ये एक टेस्ट है जिसमें तकरीबन 13-14 पैरामीटर्स हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आपके आरबीसी काउंट, आपका प्लेटलेट्स, आपके हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट्स, आरडीडब्ल्यू, पीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होते हैं, जिनको पैरामीटर्स कहा जाता है। लेकिन मेनली हम तीन चीज़ों के लिए ये कर रहे होते हैं, जिसमें से एक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपको बताता है, जैसे लास्ट लेक्चर के हमने बताया था कि आपके 5 डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यूबीसी है, और हर एक डब्ल्यूबीसी आपको बताता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे है। तो अब उस को जानने के लिए आपने जो टेस्ट परफॉर्म करना होता है, उस टेस्ट को हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, या एफबीसी भी कुछ लोग कहते हैं, फुल ब्लड काउंट कहते हैं। तो वो फुल ब्लड काउंट आप जब कर लेंगे तो आप वहां पे देखेंगे टोटल लीकोसाइट काउंट। टोटल लीकोसाइट काउंट
नॉर्मली 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। अगर ये 11000 से रेस कर जाता है 13000, 14000, 15000, 20000, 41000, 1 लाख, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कुछ इन्फेक्शन का, माइल्ड इन्फेक्शन का, सीवियर इन्फेक्शन का, लिकोमाइड रिएक्शन का, या अगर इतना ज़्यादा हो गया है कि लाखों के ऊपर चला गया है या इवन हज़ारों के अंदर चला गया है, तो फिर आपके ल्यूकीमिया के चांसेस भी हो सकते हैं। वो तो प्रॉपर डायग्नोसिस है, लेकिन ये हमें इंडिकेट करता है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके, उसके बाद आपका इसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन किया जाता है। अगर आपको नौजिया है, वोमिटिंग है, आपको सर चकरा रहा है, आप जो है वो इरिटेबिलिटी आपके अंदर ज़्यादा हो रही है, आप वीक हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर कहता है या आप खुद जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे सीबीसी करनी चाहिए। सीबीसी जब हो जाता है तो उसमें से एक पैरामीटर, जैसे कि एक डब्ल्यूबीसी का था, तो दूसरा आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे फीमेल के अंदर 12 से कम नहीं होना चाहिए, मेल के अंदर 13-14 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इस रिक्वायर्ड ग्राम पर डेसिलीटर के अंदर हम इसको लेते हैं, तो अगर उस रेंज से ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनीमिया इसको हुआ है, यानी लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो वो हम क्यों करते हैं, आपने देखना होता है कि एनीमिया भी बहुत टाइप का होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, फिर आगे आप एमसीवी देखते हैं, या फोलेट डिफिशिएंसी है, या विटामिन बी 6 डिफिशिएंसी है, या विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी है, कोई किस टाइप का, हेमोलिटिक है, या जी6पीडी है, थैलेसीमिया है, माइनर है, मेजर है, वट एवर जितने भी टाइप के एनीमिया होंगे, तो आपके लिए एक बेसिक पैरामीटर कौन सा टेस्ट है, सीबीसी है का है। इसी तरह आपके प्लेटलेट्स, डेंगू का नाम आपने सुना होगा कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो उस प्लेटलेट का भी एक सर्टन अमाउंट है, एक सर्टन रेंज है, जो कि हमारे पास 1,50,000 से 4,50,000 तक होता है। अब अगर ये 1,50,000 से कम हो जाता है, जैसे कि डेंगू के अंदर है, या ब्लीडिंग के अंदर हो जाता है, या कोई एस्पायरिन ले रहा है, या किसी को हेमोफीलिया हो गया है, या किसी को प्लेटलेट डिसऑर्डर हो गए, लोगों को प्लेटलेट डिसऑर्डर्स भी होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर आप देख रहे होते हैं कि आया ये प्लेटलेट कम है, तो अगर कम है तो भी मसला है, अगर ज़्यादा हो गए हैं तो भी मसला हो सकता है, ठीक है, दोनों सिनेरियो के अंदर। तो वो आप देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट अगर कम है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हुआ है। पीनिया का वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये कम हुआ है। जैसे कि लिकोसाइड अगर कम हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं लिकोपीनिया। ओके, इसी तरह अगर हम प्लेटलेट्स को ले लेते हैं तो प्लेटलेट्स को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ओके, साइटोसिस का वर्ड जब आता है तो लीकोसाइटोसिस का वर्ड जब आएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी टीएलसी काउंट जो है वो ज्यादा आ रही है, तो लीकोसाइटोसिस उसको कहते हैं। इसी तरह थ्रोम्बोसाइटोसिस का मीन कि आपका जो नॉर्मल रेंज था 4,50,000 तक, उससे आपका रेंज अबाव हो रहा है, तो इस वजह से इसको हमने क्या कहा, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और तकरीबन हर बंदा जो जिसको थोड़ी बहुत भी बीमारी हो जाती है, इवन फीवर हो जाता है, फीवर बहुत खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा है। आप खुदा न खास्ता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कैंसर डायग्नोज अभी हुआ नहीं होता, लेकिन उनको बार बार कुछ ना कुछ बुखार आ रहा होता है, वो अपनी टीएलसी नहीं कर रहे होते, डीएलसी नहीं कर रहे होते, सीबीसी रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, इन सिंपल वर्ड। तो वो बाद में पता चल जाता है, 6-7 महीने के बाद पता चल जाता है कि ये तो इसको ल्यूकीमिया हुआ है और बहुत पहले से हुआ है। तो सीबीसी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मामूली सा टेस्ट है, कम पैसों पे होता है, तकरीबन 1,000-1,500 डिपेंड करता है लैब के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको बुखार हो रहा है और आप उस बुखार के लिए कि कोई, आप देख नहीं रहे कि मेरी डायग्नोसिस क्या बन पा रही है, आया मैं तुक्के के ऊपर जो है वो ब्रोफेन और पैनाडोल, पॉनस्टॉन और इस तरह एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, या मैं वाकई किसी सर्टन इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो चीज़ ले रहा हूँ। तो अगर वो आप उसके मुताबिक लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि वो इसी तरह मिस डायग्नोज हो जाते हैं या लेट डायग्नोज हो जाते हैं, जो कि बाद में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो सीबीसी का था। सीबीसी पे मैंने डिटेल डिस्कशन इस वजह से की कि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके,
उसके बाद आपके पास जो है ये ग्रे कलर का ट्यूब आता है। ग्रे कलर का ट्यूब जो है वो हम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोज के लिए। ओके, इसमें होता क्या है कि अगर आप इसमें भी ग्लूकोज ले सकते हैं रेड कैप के अंदर, आप ये जो येलो ट्यूब है इसके अंदर भी ले सकते हैं ग्लूकोज। लेकिन मसला ये होता है कि ग्लूकोज के अंदर जब ये कंप्लीट होता है तो वहाँ पे इसके अंदर ग्लूकोज ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी ग्लूकोज खाना शुरू हो जाता है ये रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो वो आराम आराम से जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो एग्जैक्टली ग्लूकोज लेवल हमें इस ट्यूब के अंदर यानी रेड ट्यूब के अंदर और इस ट्यूब के अंदर वो फिर नज़र नहीं आता, सही नहीं आता। तो इस वजह से हम पहले ही से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते और हम कहते हैं कि इसके लिए आपका रिकमेंडेड जो हमें CLSI ने कहा हुआ है वो कौन सा है, वो ग्रे ट्यूब का है। तो आप इसी के अंदर जो है वो आप ब्लड ले लें, ग्लूकोज का इशू जो है वो आपके पास नहीं होगा। फिर हैपरिन ट्यूब है, ग्रीन ट्यूब को जो है वो हम कहते हैं हैपरिन ट्यूब, और इसको जो है वो हम सीरम सेपरेटर ट्यूब कहते हैं, SST कहते हैं। इनको अब वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे पास जितने ट्यूब्स यूज़ हो रहे होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर वो बेस्ड करते हैं कलर के ऊपर, ठीक है। और उनको एक तरीकाकार ये है कि इनकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस के ऊपर होती है, कलर के बेस पे होती है। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है कि उनके अंदर कोई एडिटिव सोल्यूशन या कोई सोल्यूशन है नहीं है, उसके बेस पे हो रही होती है। तो ये दो तरीक़ेकार होते हैं मेनली। बाकी आप बेसिकली टेस्ट के बेस पे भी कह सकते हो कि हाँ फला टेस्ट किसी, अगर कोई आपसे कहे CBC के लिए मैं मुझे ट्यूब दे दे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा, वो आपको लेवेंडर कलर का देगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि ये SR के लिए दे दे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि वो यही ट्यूब मांग रहा है जो कि ब्लैक कलर का है। सो पहला ट्यूब जो है, हाँ पहले ये हमारे पास है रेड कलर की, और रेड कलर, जी ये बच्चे लेट आ रहे हैं। ओके एक मिनट मैं इनको ज़रा एक्सेप्ट कर दूँ। ओके, सो पहला जो ट्यूब है, जी हेलो, मैं जान लास्ट स्लाइड पे जानना चाह रहा था कि जो येलो ट्यूब है, जो उसके अंदर येलो कलर का ऑप्शन है, उसके अंदर कौन सा है? जी जी येलो शहजाद साहब आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मैं वहाँ से देख लूँगा। मैं आपकी आवाज़ स्टक हो रही है। ओके, सो अब अब हमारे पास जो है ये पहला ट्यूब जो है वो है रेड कलर की ट्यूब, और ये मोस्टली आपके जितने टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के होते हैं, मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, आपके LDL, VLDL, आपका सीरम, जितने टेस्ट आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपके हार्मोन्स के टेस्ट हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FT3, FT4, लिसनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, यानी एक बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो उसमें से जितने आपके ये टेस्ट आ रहे होते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड ट्यूब होता है वो हमारे पास रेड कलर का ट्यूब होता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है कि ये हमें रिक्वायर्ड जो है वो हमें सीरम होता है, तो ये हमें सीरम देता है। अब सीरम जब हमें ये दे रहा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई एडिटिव सॉल्यूशन नहीं है। ओके, जब इसके अंदर कोई एडिटिव सॉल्यूशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास फ्लूइड आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, ठीक है। इसके ट्यूब के हर एक ट्यूब के ऊपर आप देख रहे होते हैं तो उसके एक तो लॉट नंबर लिखा हुआ होता है, इसकी एक्सपायरी लिखी हुई होती है, ये जिस कंपनी का होता है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन एडिटिव, यानी कोई एडिटिव इसके अंदर नहीं है, और
और फिर उसके बाद जो है वो एक मार्क होता है कि आपने वहाँ तक जो है इस ट्यूब को ब्लड पोर करना है, वहाँ तक जो है वो आपने इसको भरना है। तो ये तकरीबन सब ट्यूब्स के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। साथ में अभी जो नए ट्यूब्स आ रहे हैं उसमें एक स्टिकर जो है वो लगा हुआ होता है जिसके ऊपर उसका लॉट नंबर होता है, बार कोड रीडर जब आप रीड कर रहे होते तो वो भी होता है। तो आप जब इनवॉइस ले रहे होते हैं, इनवॉइस में जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वो आप इनवॉइस जब जनरेट होता है तो उसके ऊपर भी आपको, अगर गए हैं आप लैब के अंदर, तो वो स्टिकर उठा के उसी के ऊपर जो है वो चिपका कर देते हैं, स्टक कर देते हैं। तो एक वो स्टिकर और एक जो है वो इस ट्यूब के ऊपर स्टिकर होता है, तो वो आइडेंटिटी जो है वो सेम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट एडिटिव डज क्लॉट एक्टिवेटर प्रोमोट्स ब्लड क्लॉटिंग विद ग्लास और सिलिका पार्टिकल्स। तो इसके अंदर जो है या इसके ट्यूब्स के जो बनावट होती है, जो साख्त होती है, उसके अंदर ग्लास और सिलिका है। ऑटोमेटिकली ग्लास और सिलिका जो है वो सिलिकॉन जो होता है ये हमारे पास ब्लड को क्लॉट करने में बहुत तेज़ी से मदद कर देता है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे आप ज़मीन पे ब्लड डाल ले, वो कितने देर के अंदर क्लॉट होगा। अगर आप ट्यूब के अंदर डाल ले, अगर आप ग्लास के अंदर डाल ले, अगर आप प्लास्टिक के अंदर डाल ले, अगर आप किसी वुडन जार के अंदर डाल ले, तो सब में वेरिएशन होती है। तो सबसे जो बेस्ट होती है वो हमारे पास ग्लास और सिलिकॉन जो है इस ट्यूब के अंदर बहुत जल्दी जो है वो क्लॉट बन जाता है। बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में से आप देख रहे होते हैं कि ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, पोटाशियम, एमाइलेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बर्न, सी के लीवर एंजाइम्स वगैरह, ये हमारे पास जो है वो ये टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब इस टेस्ट को हमने थोड़ा बहुत जो है वो हमें पता भी होना चाहिए कि ये टेस्ट जो है वो किस लिए होते हैं। ठीक है। सो पहला जो टेस्ट है इस पे अब आप देख रहे होते हैं कि मैं ग्लूकोज के लिए रिकमेंडेड ट्यूब जो है वो मैं बात करता हूँ कि ये होना चाहिए ग्रे ट्यूब का, ये रिकमेंडेड है। ओके। लेकिन हाँ, वो नहीं है, इट्स ओके, आप जो है वो इसको किसी सीरम ट्यूब में कर सकते हो, लेकिन फिर उसकी रिकमेंडेशंस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है कि आपने उसी वक्त सीरम निकालना होता है, आपने डिले नहीं करना होता। ओके। आपने फौरन उसी 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपने सीरम निकाल के जो है वो प्रोसेस करना होता है। अच्छा, पहला जो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज का होता है। अब ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो क्यों होता है, सबको पता है कि डायबिटीज को जानने के लिए होता है। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू जो है वो कितनी होती है कि आपकी 70 से 120 या कुछ लेवल 110 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक देखते हैं। ग्लूकोज का जितने टेस्ट होते हैं, अब सिर्फ एक ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं है, बल्कि हमारे पास ये डिफरेंट वेराइटीज़ के टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ग्लूकोज को फास्टिंग पे कर रहे होते हैं। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी पेशेंट को कहें कि आप 8 से 12 घंटे निहार मुंह होंगे। निहार मुंह का मतलब कि आप बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेंगे कि जो आपके अंदर के डाइजेशन को स्टिमुलेट कर सके। मिसाल के तौर पे अगर आपने खजूर खाया तो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे बॉडी के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, कुछ आपका बॉडी सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी केमिकली कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं निहार मुंह। आपने कोई चॉकलेट नहीं लेना, आपने चाय नहीं पीनी, आपने खाना नहीं खाना, नवाला किसी एक रोटी का नहीं लेना, आपने फ्रूट्स नहीं लेनी। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पानी के अलावा बाकी जितनी चीज़ें होती है वो आपके ऊपर बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें जितने आप फास्टिंग पे ले रहे होते हैं तो ये 8 से 12 घंटे का टाइम होता है, उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है। 70 से 120 तक अगर आपकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स वो नॉर्मल ग्लूकोज रखता है। हर बंदा ग्लूकोज है और हर बंदे के अंदर ग्लूकोज इतना लेवल का होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अगर 70 से कम है तो इसका मतलब ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ हो जा रहा है, यानी ग्लूकोज उसका कम हो रहा है। अगर 70 से ज्यादा है तो अब यकदम आप नहीं कहेंगे कि ये ग्लूकोज या डायबिटीज हो गया। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आपके फर्स्ट टाइम ही आप कहें कि भाई तुम्हें तो ग्लूकोज हो गया 135 अगर किसी का आया और आप उसको कहे कि बस तुम्हें तो डायबिटीज है, ऐसा नहीं होता। आपने उसको फिर क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है कि आप इसको कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर के बाद एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर ये होता है कि आप उसको रैंडमली कर देते हैं, यानी खाने के बाद आप कर देते हैं। तो हर इंसान का रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 160 से कम होना चाहिए, यानी 155 आ जाए तो रैंडमली अगर किसी ने कुछ खाया हुआ है और उसका 155, 160, 135, 140 आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ठीक है, नॉर्मल है, उसकी बॉडी सही तरह जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज
कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मज़ीद जो है वो जाने तो प्रॉपर, अब हम डायबिटीज़ को अगर डायग्नोस करेंगे तो हम पहले फास्टिंग पे कर देते हैं, फिर उसी पेशेंट को कह देते हैं कि आप जाए नाश्ता करें, 2 घंटे के बाद आप दोबारा आए। उस टेस्ट को हम कहते हैं पोस्ट पैरेंडियल, ठीक है, यानी उसने पैरेंड लिया है या उनसे कुछ नाश्ता किया हुआ है, कुछ खाया हुआ है, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर होता है वो। तो वो भी हमारे पास जो है वो 160 से कम आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका इसी ग्लूकोज के हवाले से अगर हम देख लें तो HbA1c होता है। HbA1c अब हम सीरम ट्यूब के अंदर नहीं लेते। HbA1c अब इसके अंदर क्या नाम आया, HB आया। तो HB के लिए जो ट्यूब रिकमेंडेड थी वो कौन सी ट्यूब रिकमेंडेड थी, CBC की थी। तो इसी के लिए भी हम CBC का ट्यूब लेंगे। तो CBC का ट्यूब जो है वो हम जब लेंगे तो उसके अंदर जो है वो HbA1c होगा। HbA1c एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आपके पिछले 3 महीने का आपको बताता है कि आपको ग्लूकोज का परसेंटेज जो है वो किस तरह है, वो परसेंट में लिया जाता है, यानी 7% तक अगर वो आ रहा है HbA1c, इसका मतलब ये होता है कि आपको ग्लूकोज जो है वो प्रीवियसली 3 महीने से नॉर्मल है। अगर आपका ग्लूकोज आया फॉर एग्जांपल 180 आया, फास्टिंग पे आया, अब आपको डर तो लग गया कि शायद ग्लूकोज है, लेकिन अगर किसी बंदे ने रात को 2 गुलाब जामुन साथ में गजरेला खाया हुआ है और साथ में अंगूर भी खाए हैं, तो जाहिर बात है कि इसके तो यूरिन में भी शुगर आना है सुबह, और इसके सीरम के अंदर भी आना है। तो एक तो ये वाला इंसान होता है। अब उस इंसान को अगर सुबह आप कोई लेके चला जाए और उससे कहे आप टेस्ट कर ले, तो उसका शुगर आएगा आएगा, क्योंकि रात को उसने ऐसा खाना खाया हुआ है, ऐसी चीज़ें डाइट ली हुई है कि जिसके अंदर शुगर है। तो उसको अब डराने के बजाय अगर वो इतना शक्की मिजाज है, उसको आप कहें कि आप एक हफ्ते बाद टेस्ट कर ले। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मान रहा तो आप उसको कहें HbA1c कर ले। HbA1c जब आप करेंगे तो प्रीवियस जो 3 मंथ्स का टेस्ट है वो उसका नॉर्मल आएगा, तो उसको कोई डायबिटीज़ जो है वो नहीं होती। तो इस तरह हम डायबिटीज़ को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और उसके डिफरेंट किस्म के जो है वो टेस्ट करते हैं। जो दूसरा टेस्ट जो है वो आपका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड और HDL, इसके साथ LDL, VLDL, लिपिड प्रोफाइल किसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्यों करते हैं, क्योंकि आपके वेंस के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो इंसान बहुत ज़्यादा बल्की हो, ठीक है, उसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा होता है वो, और अचानक उसका वज़न, अचानक नहीं बल्कि आराम आराम से ही होता है, उसका वज़न जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या होता है, खतरा होता है कि अब इनके वेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया है। तो उस कोलेस्ट्रॉल जब जमा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब मेनली जो उसका हार्ट है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। जब वो इसके अंदर इन्वॉल्व है तो इसका प्रेशर जो है वो सही तरह नहीं होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इसका अब क्या हो रहा है, रेज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए जो है वो हम फिर क्या करेंगे कि उसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड देखेंगे कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि ये आगे ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो। तो अगर वो है तो उसको फिर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो कि नॉर्मली 250 से कम होना चाहिए, 150-250 के लगभग होता है। ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 होना चाहिए। फिर HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसके अंदर, और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल सारा का सारा बुरा है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये आपने ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और इसके लिए जो है वो देखना होता है। फिर पोटाशियम है, तो पोटाशियम जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ रहा होता है। आपके जितने सोडियम है, पोटाशियम, क्लोराइड, ये इनको कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर कोई डिहाइड्रेट हुआ है, आपने देखा होगा अगर किसी को डायरिया हुआ होता है तो उसका पोटाशियम लेवल चेक कर रहे होते हैं, तो ये पोटाशियम जो है ये भी हम सीरम से ही परफॉर्म करते हैं। एमाइलेज है, तो एमाइलेज जो है वो हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कर रहे होते हैं, या खुदा न खास्ता अगर किसी को जो है वो कुछ मसला हुआ है, ब्लॉकेज है वहाँ पे, तो उसके लिए भी कर रहे हैं। तो एमाइलेज जो है वो क्या आएगा, रेज़ आएगा। इसी तरह लीवर के लिए डिफरेंट एंजाइम होते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली जो है वो हम जो कर रहे होते हैं वो ALT और AST कर रहे होते हैं। तो लीवर एंजाइम, या पहले हम इसको कहते हैं SGOT और SGPT, साथ में अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी मल्टीपल डायमेंशन के अंदर हम इसको देख सकते हैं। यानी आप बोन्स के लिए भी कर सकते हैं, आप इसको लीवर के लिए भी कर सकते हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जिसको हम कहते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ये आप फिर साथ में यूरिया और क्रिएटिनिन ये आप कर रहे होते हैं, आपके किडनीज के लिए है।
सीरम यूरिक एसिड जो है वो आप कर रहे होते हैं। आपके अगर जॉइंट्स के अंदर पेन आ रहा है तो उसके लिए आप यूरिक एसिड कर रहे होते हैं। तो साथ में सी के जो कि हार्ट के लिए कर रहे होते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज, और इस तरह और बहुत सारे टेस्ट, ठीक है। क्योंकि लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी आप जो मेनली हमारे पास टेस्ट होते हैं या ये टेस्ट होते हैं, तो उसके मुताबिक कुछ ना कुछ आगे मैं इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट बॉडी के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। लेकिन अभी तक कम अज़ कम जिन लोगों को पता नहीं है उनको ये टेस्ट जो है वो लाजिम जानना चाहिए कि आपके बॉडी बेस्ड देख ले कि मेनली जो है वो ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फिर एचडीएल, एलडीएल, ये आपका लिपिड प्रोफाइल हुआ। फिर उसके बाद आपके बोन्स के अंदर जो है वो आ जाता है आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्कलाइन फास्फेटेज, ये आ जाते हैं। फिर आप जो है वो विटामिन डी भी आ जाता है। फिर आप साथ चले जाए तो किडनीज के लिए आपका यूरिया और क्रेटिनिन आ जाता है। फिर आप चले जाए एलएफटी यानी लिवर के लिए तो आपके एएलटी और एएसटी आ जाता है। ओके, तो इस तरह के ये टेस्ट जो है ये आपको याद होने चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए। अच्छा, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री तक ये महदूद नहीं है, बल्कि हम इसको आगे जो है वो ब्लड बैंक में भी कर सकते हैं। यानी आप जब अपना ब्लड ग्रुप चेक कर रहे होते हैं तो उसमें एक होता है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, जो कि हमें पता होता है कि ए पॉजिटिव है। अब इसको जब आप लैब में होते हैं तो उसके लिए एक रिवर्स होता है। वो रिवर्स जो है वो आप किस चीज़ से कर रहे होते हैं, वो सीरम से कर रहे होते हैं। एंटीबॉडी होती है आपके सीरम के अंदर, तो उसी वजह से आप एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। रेड सेल फेनोटाइपिंग हो गए, डेट टेस्ट हो गया, यानी डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हो गया, ये सारे जो है वो आप किस चीज़ से कर रहे होते हैं, सीरम से कर रहे होते हैं। तो सीरोलॉजी भी एक टेस्ट है। सीरोलॉजी एक सेक्शन होता है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है जैसे कि आरपीआर हो गया, मोनोपोस्ट हो गया, मोनोस्पॉट हो गया, रिमेटाइड फैक्टर हो गया, एएनए हो गया, ये जैसे सेफिलिस हो गया, एक सेक्सुअल डिजीज़ है। और बाहर जो लोग जा रहे होते हैं अगर किसी को हुआ है एक्सपीरियंस, तो आरपीआर जो है हमारे पास ये रैपिड प्लाज्मा रीजन या सेफिलिस या ट्रेपोनीमिया पैलिडियम से फैलता है। और ये आपके इंग्वाइनल जो एरियाज होते हैं, जेनेटेला होता है, उसको सफ़र करता है। और ये टेस्ट भी आपका सीरम से ही होता है। जो बाहर जाते हैं बाहर मुल्क, तो उनके लिए कुछ टेस्ट बड़े लाजमी होते हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, और एक ये टेस्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये भी हम सीरोलॉजिकल टेस्ट है, और ये करते हैं हम सीरम से करते हैं। फिर साथ में जो है वो हमारे पास दूसरा टेस्ट जो है वो हमारे पास मोनोस्पॉट है। ये मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक वायरस की वजह से फैलता है, और उसके जिससे वजह से फेरेंजाइटिस वगैरह हो जाता है, तो इसमें भी एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, और ये भी आपका सीरम से होता है। रोमेटाइड फैक्टर, जॉइंट्स पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो रोमेटाइड फैक्टर्स आप देख रहे होते हैं, आरएफ फैक्टर जिसको हम आरएफ टेस्ट कहते हैं, तो वो भी आप जो है वो सीरम से कर रहे होते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आप इसी से कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस बी आप इसी से कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, जितने आपके सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं मोस्टली आप जो है वो किस चीज़ से कर रहे होते हैं, आप सीरम से ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक सिर्फ महदूद नहीं है इस स्लाइड तक, इस पे पूरी मतलब घंटों बात हो सकती है, क्योंकि हर एक टेस्ट है और आप जिस टेस्ट के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन बीइंग एज अ फेलोबॉटमिस्ट आपको जहाँ तक सीरम और प्लाज्मा का फ़र्क पता है, तो आपको कुछ ना कुछ टेस्ट के बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ तक मेरी रिकमेंडेशन है कि आपका नाम अगर कोई ले कि फलां टेस्ट है, तो एटलीस्ट आपको उस टेस्ट के बारे में पता हो, उस टेस्ट के प्री रिक्विजिट, यानी वो फास्टिंग है, रैंडम है, या कोई और तरीकाकार है उसके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड जो है वो टेस्ट क्यों होता है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। और जब आप टेक्निकली आ जाएंगे तो उस टेस्ट के लिए ट्यूब जो है वो कौन सी यूज़ हो रही होती है, या पर्टिकुलरली कोई बड़ी अच्छी ट्यूब जो है उसके लिए यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। जैसे ग्लूकोज में मैंने आपसे कहा कि दो है, तो उसमें से कौन सी जो है वो पर्टिकुलरली आपको जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड का है, तो वो ऑब्वियसली गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो आपका ग्रे कलर का है। उसके बाद आपकी दूसरी नंबर की ट्यूब आ जाती है येलो कलर की। अब येलो कलर के अंदर एंटीकोगुलेंट या एडिटिव सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होता है सोडियम पॉली एनाथोल सल्फोनेट। ये येलो जो है वो दो तीन किस्म की आती है। एक येलो वो होती है कि जिसके अंदर जेल सेपरेटर होता है, यानी जेल नॉर्मली जो जेल होता है वही होता है उसके अंदर,
तो वो उसको हम कहते हैं एसएसटी। कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम डीएनए या एचएलए या पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह के लिए कर रहे होते हैं, मोस्टली बाहर मुल्कों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो उस वक्त जो है उसके अंदर एसीडी होता है, और एसीडी मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हम एंटीकोगुलेंट को पढ़ रहे थे कि एसीडी भी एंटीकोगुलेंट है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जो है, और साथ में सोडियम पॉली एनाथोल सल्फोनेट जो है ये भी हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर वो वाली ट्यूब है येलो वाली, थोड़ी सी लाइट येलो की, तो ये हम यूज़ कर रहे होते हैं आपके एचएलए, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट, और फ्लूइड कल्चर के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्लूइड कल्चर के लिए उसमें होता है सोडियम पॉलीएनाथोल सल्फोनेट। ये सोडियम पॉलीएनाथोल सल्फोनेट जो है वो क्या करता है कि उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो वहाँ पे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप कोई टेस्ट कर ले और उसमें कंटेमिनेशन आ गई, तो आपने तो कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, कल्चर तो फिर ठीक नहीं आएगा कि उसमें नोवा फ्लोरा या कोई कंटेमिनेशन जो है वो उसमें आ जाएंगे। तो उस वजह से जहाँ से आपने ब्लड लिया होता है उसी के अंदर जो है वो आप क्या कर लेते हो, इस ट्यूब के अंदर ले लेते हो, तो आपको ये श्योरिटी होती है कि अच्छा अब यहाँ पे कोई कंटेमिनेशन जो है वो नहीं आ सकती। ये एडिटिव क्या करता है, प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग एंड स्टेबलाइजेस बैक्टीरियल ग्रोथ। तो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को ये क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, मजीद जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर रहा होता है। येलो ट्यूब एसपीएस जो है ये हमारे पास सोडियम पॉलीएनाथोल सल्फोनेट इसको कहते हैं, और मोस्टली मार्केट के अंदर या लैब्स के अंदर ये एसपीएस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको हम एसपीएस ट्यूब कहते हैं। The SPS recovery of microorganism by slowing down, stopping the actions of complement, phagocytes and certain antibiotics. ठीक है, tubes with ACD are for cellular studies, HLA typing and or for paternity testing. उसके बाद आपकी जो थर्ड ट्यूब आती है वो होती है लाइट ब्लू कलर की, और लाइट ब्लू कलर की जो है वो हमारे पास है सोडियम साइट्रेट है। तो सोडियम साइट्रेट जो है वो इसमें यूज़ हो रहा होता है, और ये आपका प्रोथ्रम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और फिर थ्रोम्बिन टाइम, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या ऐसे, उसके लिए जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं सोडियम साइट्रेट का ट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं। होता क्या है कि बाइंड्स एंड रिमूव कैल्शियम टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, तो ये उसको जो है वो क्लॉट होने नहीं देता। एंड यूज फॉर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट इन्वॉल्व द क्लॉटिंग सिस्टम विच रिक्वायर्स एन एक्टिवेटेड होल ब्लड एसे फॉर एनालिसिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास इसमें जो प्री रिक्विजिट थे वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोगुलेशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस पेशेंट से पूछ ले या उससे लिखवा ले कि आप जो है कोई इस तरह की एंटी मेडिसिन जो है वो यूज़ तो नहीं कर रहे। जैसे कि अगर किसी को हार्ट का मसला है तो वो अगर वारफरिन ले रहा है तो भी आप उसका सोडियम साइट्रेट रेस्ट ट्यूब यानी पीटीए पीटीटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेशन से पहले भी जो है वो आप पीटीए पीटीटी चेक कर रहे होते कि इसका कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू होता है तो ऑब्वियसली फिर आप ऑपरेट जो है वो उसके लिए अलग अलग दूसरे जो है वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फिर आप वो देख रहे होते हैं। और साथ में जो है वो अगर कोई नॉर्मली एस्पायरिन जो है वो ले रहा होता है तो उस वक्त भी आप जो है वो नहीं ले रहे होते हैं ब्लड, क्योंकि एस्पायरिन जो है वो भी ब्लड थिनर है और उसमें भी ब्लड आपका फिर पीटीए पीटीटी आपका ठीक जो है वो नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे ये याद रखें कि जो सोडियम साइट्रेट है ये आपके ईएसआर ट्यूब के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पे हम होल ब्लड में पूरा कर रहे होते हैं। वो जो डाइल्यूशन होती है उसकी होती है 3.8%। ठीक है, और जो हमारे पास लाइट ब्लू कलर की है इसमें भी होता है सोडियम साइट्रेट, लेकिन इसकी जो डाइल्यूशन होती है वो होती है 3.2%। ठीक है, तो 3.2% जो है वो कोगुलेशन के लिए है, और 3.8% जो है वो आपकी होती है ब्लैक ट्यूब की, जो कि ईएसआर के लिए यूज़ हो रही होती है। सो लेबोरेटरी यूज़ में मैंने पहले भी बताया कि आपका पीटी, एपीटीटी, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स,
TT यानी थ्रोम्बिन टाइम इनके लिए होता है। लेवेंडर कलर का है फिर जनरली यूज फॉर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। एडिटिव जो है इसके अंदर EDT है यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये बेसिकली उसके कैल्शियम को जो है वो रिमूव कर देता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। और इस पे हमने काफ़ी बात की कि CBC टेस्ट होता है। CBC इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। आपका बहुत सारे डिजीज़ इसके साथ मुंसलिक है, बहुत सारे आप एनीमिया देख सकते हो, आप इन्फेक्शन देख सकते हो, आप कोई भी इसमें बहुत सारे जो है वैराइटीज़ है। हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग में ESR, CBC, डिफरेंशियल काउंट, HbA1c। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ टेस्ट जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी एक ट्यूब के तरफ मुंसलिक है और आप सिर्फ उसी से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आपने ESR की ट्यूब में नहीं लिया, या पेशेंट गया घर गया और उसको याद आया कि मेरा तो ESR टेस्ट भी करना हो, अब ESR के अंदर उसने आपका लिया नहीं है ब्लड, तो उस वक्त जो है वो क्या किया जाए? तो सिंपल है कि आप उसका CBC से जो है वो ESR कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। या नए जो मशीन आ रहे हैं, अब ऑटोमेशन आ रही है, तो उसमें से EDTA से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर ये MCQs आता है या कोई प्रॉपर बंदा सुनना चाह रहा है कि रिकमेंडेड क्या है, तो फिर रिकमेंडेड जो है वो ब्लैक ट्यूब ही होती है। ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि ब्लड फिल्म भी इसी से बनती है। तो ब्लड फिल्म जो है वो जब CBC बंदा कर लेता है, तो उसके बाद आप एक फिल्म बनाते हो स्लाइड के ऊपर। तो वो स्लाइड के ऊपर जो है वो आप सेल्स के स्ट्रक्चर और उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हो। तो उस मॉर्फोलॉजी को की वेरिएशन होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एनीमिया को जब डायग्नोज किया जाता है, तो आप एक तो MCV, MCH और MCHCA को देखते हैं, लेकिन जब आप मजीद जाते हैं तो फिर स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड में ये जो सेल्स होते हैं ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, उनको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, कोई अगर एलिप्टिकल सेल है तो वो लंबा हो चुका होगा, कोई सिकल सेल है तो वो सिकल की तरह शेप बना देता है, कोई स्टोमेटोसाइट है तो बीच से वो दांत निकाल लेता है, हंसने वाली शक्ल बना लेता है। हेमोलिटिक एनीमिया है तो रेड सेल्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक्थेंथोसाइट्स होते हैं, एकाइनोसाइट है, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के आपके सेल्स जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो फिर देखा जाता है। रेड सेल फोलेट, क्योंकि वो आप रेड सेल फोलेट कर रहे होते हैं, तो फोलेट जो है वो रेड सेल में देखा जाता है, तो उसके लिए आप कर रहे होते हैं। मोनोस्पॉट टेस्ट जो है वो एक्सटेंड बायर वायरस के लिए, इसकी भी हो सकता है। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो भी इससे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये जितने टेस्ट है और इससे मजीद और भी बहुत सारे टेस्ट, ब्लड ग्रुप आप इसी से कर सकते हो। तो ये टेस्ट जो है वो आप लेवेंडर कलर या पर्पल कलर या CBC ट्यूब से कर सकते हो। फिर आता है इसका ग्रे ट्यूब। तो ग्रे ट्यूब के अंदर जो है पोटाशियम ऑक्सीलेट और सोडियम फ्लोराइड होता है, और यही सोडियम फ्लोराइड एक्ट एज एन एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट टू इंश्योर दैट नो फर्दर ग्लूकोज ब्रेकडाउन अकर विद इन द सैंपल आफ्टर इट इज टेकन। ठीक है, आप ब्लड ले लेते हो, तो ब्लड अब आप ले रहे होते हो, तो अब वहां पे आपका केमिकल जो आपकी डेग्रेडेशन होती है या जो केमिकल फंक्शंस होते हैं वो स्टॉप नहीं होते, वो उसमें होती है ग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स, यानी उसकी एक्टिविटी होती है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या डाल लेते हैं? सोडियम फ्लोराइड डाल लेते हैं। पोटाशियम ऑक्सीलेट्स रिमूव कैल्शियम एंड एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट, और इसमें पोटाशियम ऑक्सीलेट होता है तो वो उसको इसी तरह रखता है। एंड जो टेस्ट होते हैं आपके ग्लूकोज के, ऑब्वियसली, तो ग्लूकोज शुगर टेस्ट और लैक्टेट टेस्ट भी इससे किया जा सकता है। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो है, GTT जिसको हम कहते हैं, ये भी इससे किया जा सकता है। फिर उसके बाद रॉयल ब्लू कलर भी होता है। तो सोडियम हेपरिन और आल्सो सोडियम और पोटाशियम EDTA इसके अंदर होता है। मोस्टली ये बाहर अवेलेबल होते हैं, या वो लैब्स जो कि आपके जिंक, कॉपर, लेड और मरकरी टॉक्सिकोलॉजी का जो लैब होती है, उसके अंदर ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो उसके लिए फिर आप ये जो ट्यूब है जिसको हम कहते हैं रॉयल ब्लू कलर का ट्यूब, तो वो यूज़ हो रहा होता है। और इसमें होता क्या है कि वर्ड एडिटिव डज इनहेबिट्स थ्रोम्बिन फॉर्मेशन टू प्रिवेंट, तो ये थ्रोम्बिन को जो है वो क्या करता है? इनहेबिट कर देता है। ब्लैक ट्यूब, इसमें 3.8% जो है वो आपका ETD सोडियम साइट्रेट होता है, जबकि सोडियम साइट्रेटेड ब्लू में मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि उसमें होता है 3.2%। ओके, व्हाट
एडिटिव डस्ट फॉर्म कैल्शियम साल्ट्स टू रिमूव कैल्शियम, और लेबोरेटरी यूज जो है वो इसका है ईएसआर है। ठीक है। अच्छा, इससे हम सीबीसी भी कुछ वजूहात में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये उन बच्चों के लिए जो कि लैब के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ईडीटीए के अंदर कोई सैंपल आ जाता है और आप उस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हो, तो टेस्ट जब आप परफॉर्म कर लेते हो आपका प्लेटलेट काउंट कम आता है। आप फिर उसके बाद पेरिफेरल स्लाइड देखते हो, स्लाइड पे आपके काउंट जो है वो कुछ ना कुछ आपको एम्बिग्विटी हो जाती है, कुछ आइडिया हो जाता है कि बात तो कुछ एम्बिगुअस है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहे हैं और सीबीसी एनालाइजर जो है इसको कम दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद जो है वो दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसी सीबीसी के ट्यूब को वॉर्टेक्स करें, ठीक है, वो आपको शेक करेगा और वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे को क्या करते हो, कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे को लैप कर देते हैं, तो वो एक मेगा प्लेटलेट टाइप बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन जो है वो 1 बाय 1 देखता है, तो वो एक में काउंट कर देता है। हो सकता है वो 15-20 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो वो काउंट कम आ जाता है। तो आप तो पहले उसको वॉर्टेक्स करें। अगर वो नहीं कर रहे तो नॉर्मल जो हमारा तरीकाकार होता है वो यही होता है कि आप उसको इस ट्यूब के अंदर ले लें, ब्लैक ट्यूब के अंदर, और आप देख लें, क्योंकि कुछ प्लेटलेट्स जो है, कुछ लोगों के प्लेटलेट जो है वो उनको ईडीटीए से मसला होता है, ईएसआर में वो मसला फिर नहीं होता। तो इस वजह से वो फिर आप ईएसआर से जब टेस्ट परफॉर्म कर लोगे तो वो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो उनके बेहतर आएंगे। इसका मतलब ये है कि बंदे के अंदर प्लेटलेट जो उसके बॉडी के अंदर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसके अंदर इशू नहीं है। मसला जो है वो क्या है, ये ईडीटीए इंड्यूस्ड प्लेटलेट्स है, यानी उनको मसला जो है वो किस चीज से है, ईडीटीए से है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यूज हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं कर सकते। ब्लड ग्रुप जो है वो आप इससे बिल्कुल कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स है, और वक्त के साथ साथ इनकी हैयत जो है वो भी चेंज हो सकती है, उनके ट्यूब्स की कमर्शियली अवेलेबिलिटी जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन जो अंदर इनके अंदर जो बेसिकली एडिटिव सोल्यूशन है या एंटीकोगुलेंट है, उनका तरीका वारदात जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, ये यही काम कर रहे होंगे और आप इसको आगे पीछे जो है वो नहीं कर सकते। अब आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सीएलएसआई का एक रिकमेंडेड ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ, कि आपने पहले कौन से ट्यूब के अंदर ब्लड लेना है, फिर उसके बाद कौन से में लेना है, उसके बाद कौन से में लेना है, एंड पे कौन से में लेने हैं। तो ये चाहिए होता है कि इसको हम अच्छे तरीके से फुलफिल भी कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके ईएसआर डिफरेंट तरीकों से किया जाता है, यानी ईएसआर का जो टेस्ट है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है। बहुत बेहतरीन टेस्ट इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ टेस्ट के अंदर ये वेरी करता है, तो इस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड फिर सीआरपी हो जाता है, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन हो जाता है। लेकिन ये है कि टेस्ट काफ़ी रिलायबल है, और इसको आप वेस्टर्न ग्रीन मेथड से या वेंट्रोब मेथड से जो है, जैसे ये वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, इससे किया जा सकता है। तो उस वक्त जब ये ट्यूब्स है, अब ये पिंक कलर के हैं, लेकिन इसमें भी आप देख रहे होते हैं कि वो रिकमेंडेशन यहाँ पे है, तो ये प्रॉपरली ईएसआर के लिए ही बन रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर ये है तो फिर ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, आइडिया होगा उन स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर नहीं है और आप हो सकता है बाहर चले जाए, तो वहाँ पे ये ट्यूब जो है ये फिर ईएसआर के लिए यूज़ हो रही होती है। उसके साथ ईएसआर अब जो 30 मिनट्स का है, वो उसमें भी यूज़ हो रहा होता है। तो उसमें इस वेस्टर्न ग्रीन की जो है अंदर की जो डायमीटर होती है वो उन्होंने कम की होती है, तो उसको 30 मिनट्स के अंदर दे रहे होते हैं। मज़ीद जो है वो ईएसआर अब बिल्कुल जो कम टाइम के अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फोटोमेट्रिक ईएसआर, तो वो जो है वो एक अलग तरीक़ाकार है। तो डिफरेंट अब सिनेरियो अब क्या है कि जो पुराने वक्तों में थे तो उसमें ईएसआर एक ही मेथड से होता था। अब थोड़ा सा एडवांस आ गया, 2023 है तो इससे एडवांस जो है वो आ गया। पहले हम ये डेफिनेशन के अंदर बोलते थे कि पहले घंटे के अंदर ईएसआर जब आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये ईएसआर की वैल्यू है। लेकिन अब ईएसआर जो है वो अब टाइम के साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आपको ईएसआर बहुत जल्दी जो है वो रिलायबल टाइम के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है।
तो ये हमारे पास ट्यूब्स की पहचान थी, और इंशाल्लाह जब आपकी जब फिजिकल क्लास होगी तो उसमें आप ट्यूब्स को लेंगे। ट्यूब्स में ज़ाहिरी बात है कि आप वहाँ पे ब्लड भी लेंगे, आपने ट्यूब्स को भी पहचानना है, आपने इन ट्यूब्स के कलर को भी पहचानना है, वहाँ पे आपने इसको प्रेजेंट करना होगा, आपने देखना होगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को, यानी इस स्लाइड को अच्छी तरह जो है वो याद रखें, और याद रहे कि हर स्टूडेंट को कम से कम 15-20 टेस्टों के नाम जो है वो एक ट्यूब के हवाले से तो आ रहे हों। तो उसके ये नहीं है कि आप उनसे पूछें कि ईएसआर रेड के सॉरी ब्लैक ट्यूब से जो है वो कौन से टेस्ट होते हैं और आप सिर्फ ईएसआर का नाम लें। बाकी आपका माइंड भी है, आप उस पर सोच सकते हैं कि होल ब्लड जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ वहाँ पे जो है वो हम ये ब्लड ले सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल ड्रॉप कर सकता है। शहजाद साहब ने क्वेश्चन भेजा है या नहीं भेजा, आपने पूछा था? सर मैंने, लेकिन जी सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्वेश्चन वो जो करना था बेसिकली आपने उसको जो है नेक्स्ट स्लाइड में एलेबोरेट कर दिया कि येलो जो वैक्यूम ट्रेनर के अंदर कौन सा सब्सटेंस है। अच्छा सर, क्वेश्चन एक और जो है मेरे जहन में आ रहा था कि जो हमारा जो येलो वैक्यूम ट्रेनर है इसके अंदर बेसिकली हम ये ब्लड कल्चर के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो ब्लड कल्चर के लिए सम टाइम ऐसा होता है कि जो है फ्लेबोटमी से पूछ रहे होते हैं कि ऑलरेडी आप कोई एंटीबायोटिक तो यूज नहीं कर रहे, अगर आपने यूज की हुई है या इमिजिएटली लेके आए हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है? क्या उसी येलो वैक्यूम ट्रेनर के अंदर ही यूज हमने लेना है ब्लड, या फिर डिफरेंट होगा, या ब्लड लेंगे ही नहीं? अच्छा, ऐसा है कि दो बातें हैं शहजाद साहब इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि ये जो ट्यूब है ये यूज़ हो रहा होता है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन जनरली हम लैब्स में क्या करते हैं, हम ट्यूब नंबर वन किसको कहते हैं, वो बॉटल नंबर वन होता है और उसको हम कहते हैं कल्चर बॉटल, ठीक है। हम ये उसी के अंदर ले रहे होते हैं, ये याद रखें। तो उसको ट्यूब्स नहीं कहते, वो मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। उसको कहते हैं कल्चर बॉटल। ये तो उस वक्त होता है कि जब आप कोई मतलब ब्लड के अंदर कुछ थोड़ा सा अमाउंट आपको चाहिए, तकरीबन 5 ml का ब्लड चाहिए होता है, तो उसमें आप जो है वो इस एसपीएस के अंदर ले सकते हैं, सोडियम एनाथोल फॉस्फेनेट के अंदर जो है वो आप ब्लड ले सकते हो, ठीक है। ये तो ये तरीकाकार है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा जो हिस्सा है क्वेश्चन आपका, कि क्या एंटीबायोटिक जो है वो मसला कर सकता है या नहीं कर सकता। असल में एंटीबायोटिक मसला करता है, इसी वजह से वो पूछता है, ठीक है। ये प्री रिक्वेजिट है कि जब आप कल्चर का टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर या 3-5 दिन के अंदर कोई एंटीबायोटिक लिया है या नहीं लिया। अगर आप कहते हैं कि लिया है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं वो एक्टिव है और वो अपना काम कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। तो पॉसिबिलिटी ये है कि उस बैक्टीरिया में जितनी ग्रोथ आनी थी वो क्या हो चुकी होगी, वो तो ख़त्म हो चुकी होगी। और या हो सकता है कि अगर दो किस्म के बैक्टीरिया डिफरेंट जो है वो आपके बॉडी के अंदर है, तो एक जो उसके अगेंस्ट जो आपने एंटीबायोटिक ली है तो उसके अगेंस्ट जो है वो भी ख़त्म हो सकते हैं, और दूसरा लीनेज जो है, क्योंकि कुछ जो है वो आपके सेकंड जनरेशन होता है, थर्ड होता है, फोर्थ जनरेशन होता है, जो कि तमाम बैक्टीरिया को क्या करता है, टारगेट करता है। तो अब वहाँ पे कल्चर लगाने का फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहा। आपको ब्लड तो आ जाएगा, हो सकता है कोई इस तरह का जो है वो एक गलत किस्म का रिजल्ट आ जाए जो कि एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपने अगर कल्चर का टेस्ट करना है तो एंटीबायोटिक को आप कम से कम 7 दिन तक रोक लें, नहीं खाए, बंद कर दें। 7 दिन के बाद होगा क्या कि दो चीज़ें पता चलेंगी। दो चीज़ें ये पता चलेंगी, क्योंकि टेस्ट जो है ये 24 आवर के बाद आता है, पूरी रात इंक्यूबेशन पे रखा जाता है या 48 आवर तक के इंक्यूबेशन के ऊपर रखा जाता है। दो फायदे इसके होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर उस एंटीबायोटिक का काम नहीं हुआ, ओके, यानी वो एंटीबायोटिक बेकार है, तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के ऊपर उसने कोई काम नहीं किया, यानी उसको उनको नहीं मरवाया, उनकी ग्रोथ नहीं रोकी, उनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई होगी, तो वो ग्रोथ जो है वो आएगी। पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि उसने फजूल किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ की है, खुद यूज़ की है या डॉक्टर ने लिखी है, उस पर उसका काम ही नहीं चला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या होगी कि काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ग्रोथ आनी है वो एग्जैक्ट ग्रोथ होगी। अब वही बैक्टीरिया जो उसके बॉडी के अंदर उसको तंग कर रहे थे, ठीक है, उसको बॉदर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है, वट एवर उसकी बॉडी है, एब्सिस है, कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो
वहां पे अब ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। लेट सपोज अब वहां पे कोई ऐसी ग्रोथ आ गई है, क्लेब्सिला की आ गई है, सुडोमोनास की आ गई है, प्रोटियस की आ गई है, या स्टेफलोकोकस ऑरियस की आ गई है, तो अब उसके अगेंस्ट जो है आप लोग फिर ये नहीं करते कि कल्चर को वहां पे रोक देते हैं, बल्कि मजीद कल्चर का टेस्ट ही इसीलिए होता है कि आप देख सके कि इसके अगेंस्ट अब मैं डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स डिस्क लगाऊंगा। वो एंटीबायोटिक्स डिस्क क्या होता है? वो यही होता है कि हम जो एंटीबायोटिक की गोलियां खा रहे होते हैं, हम तो खुद खा रहे होते हैं ना, या अल्लाह माफ करे कि डॉक्टर भी लिख देते हैं। मुझे यहाँ पे तो खैर ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तरीकाकार है वो यही होता है कि आपको बुखार हुआ, आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तशखीस के, बगैर किसी डायग्नोसिस के, तुक्के पे बात है। ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मजीद आपने क्या किया कि अगर एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट नहीं किया, तो उन बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया भी वक्त के साथ साथ बड़े मेच्योर हो रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है बैक्टीरिया, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो वेरिएशन ले आते हैं। अगली दफ़ा अगर खुदा न खास्ता आपको वही इन्फेक्शन हुआ, तो वो एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट जो है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो बेकार हो गए। अब उसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। अब हम जैसे हमारे एज के जितने लोग हैं, उनका तो अंदर की एंटीबायोसिटी जो है वो तो बिल्कुल चेंज है, लेकिन जो मजीद जो बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन जो आ रहे हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेशन लाजिम है कि आप फौरी तौर पे उनका एंटीबायोटिक यूज ना करने दें। पहले उनका टेस्ट किया करें, कौन सा एंटीबायोटिक उनके ऊपर सही काम कर रहा होता है, वो एंटीबायोटिक उनको दिया करे, और जब वो एंटीबायोटिक यूज करे तो ऐसा ना हो एक दो गोलियां खा के और फिर खत्म कर दे, बात खत्म कर दे। ओके, इसकी मिसाल यही होती है कि आप किसी को एक दिन मिर्ची खिलाए, फिर दूसरे दिन मिर्ची खिलाएंगे, अगले दिन उसको मिर्ची ही नहीं लगेंगे। तो जो एंटीबायोटिक डिस्क हम लगाते हैं शहजाद साहब, ये बेसिकली जी सर। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिस्क होते हैं। यानी कि कोई जो है वो जी सर। ल्यूफ्लॉक्सासिन होता है, कोई जो है एगमेंटीन के डिस्क होते हैं, कोई जो है सेफेट्रैक्सीन के होते हैं, कोई जो है वो और मुख्तलिफ किस्म के डिस्क होते हैं। तो वो आप वैक्सीन बेसिकली सेंसिटिविटी डिस्क। उस सेंसिटिविटी डिस्क जो है वो आप वो देख रहे होते हैं। तो ये जो है ये दो चीज़ें उसमें होती है कि या अगर आपने यूज़ किया है तो फिर फ़ायदा नहीं है, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो फिर फ़ायदा है। वहां पे आपको जो रिपोर्ट दी जाती है उस पे आपने देखा होगा कि ये लिखा होता है कि 3+ सेंसिटिव है, ये रेजिस्टेंट है, ये सेंसिटिव है, ये रेजिस्टेंट है। वो फिर आगे जाके फार्मासिस्ट का काम होता है, जो जेन्युइन काम होता है ना, जो जी जी। पाकिस्तान में तो आप डॉक्टर के स्पेसिफिकेशन पास लेके लिखा चले कि जाएंगे तो वो लिख देता है, लेकिन अगर जेन्युइनली आप इसको देखते हैं तो फिर वो फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो सिंगल डोज देना चाहिए, डबल देना चाहिए, मिक्स देना चाहिए, वो उस वक्त के ऊपर जो है वो रिलाई करता है। जी ठीक है जी, सर, कोई थैंक यू। कोई सर और इसके क्वेश्चन अलावा है अभी? एक क्वेश्चन और था सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। जी जी, वो बायोकेमिस्ट्री। था कि बेसिकली ब्लड गैसेस के आपने काफी सारे कल्चर हमें, वो हमें टेस्ट के नाम बता दिए, सीबीसी वगैरह बता दिए तकरीबन काफी सारे, तो उसमें ब्लड गैसेस का भी एक था, उसका जिक्र शायद बहुत कम होता है टेस्ट, वो मे बी अच्छा, क्रिटिकल हो रहा होता है उसके बारे में। ब्लड गैसेस, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड गैसेस जो है वो उनको कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। और ये जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होते हैं ये हम लेते हैं आर्टरी से लेते हैं। ओके, इसमें आपके जो पार्शियल प्रेशर प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो चेक किया जाता है, आपका पीएच चेक किया जाता है, साथ में आपके बाइकार्ब जो है वो चेक किए जाते हैं, और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होते हैं ये बड़े क्रिटिकल पेशेंट के लिए हो सकते हैं, और वो पेशेंट जो है वो अक्सर होता है एडमिट, ठीक है। कहाँ पे एडमिट होता है? वार्ड के अंदर होता है। तो नॉर्मली जो लैब वाले होते हैं वो इस टेस्ट को एग्जैक्टली एज सच परफॉर्म नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर लेट सपोज कोई पेशेंट आया हुआ है आपके पास, एस्थमा का पेशेंट है, या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है जिसको हम सीओपीडी कहते हैं ना, या COPD। निमोनिया जी का पेशेंट है, तो इस तरह क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो कि आईसीयू के अंदर है या आईसीयू जाने वाले होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है एबीजीज के, जिनको कहा जाता है एबीजीज। अब ये एबीजीज जो है ये कौन करता है? ये मोस्टली जो है वो नर्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आर्टीरियल को
प्रिक करना खतरनाक काम है। आर्टरी को प्रिक करना और वेन को प्रिक करना सबसे आसान जो है वो फिर किसको करना होता है, वेन को करना होता है। आर्टरीज के लिए आपने डीप जाके उसके आर्टरीज को पंक्चर करना होता है, और खुदा न खास्ता अगर आर्टरी जो है वो पंक्चर हो गई, गलत हो गई, या आपने डायरेक्ट जो है वो नीडल निकाल लिया, तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो 2-3 फीट तक जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बाहर फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से उसके एक्यूट ब्लीडिंग जो है भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम जो है वो फिर बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इस वजह से हम लैब के अंदर एज सच इतने पेशेंट को जो है वो डील नहीं करते, वो बेड साइड टेस्ट ही होता है, और इसकी मशीन भी अब आप देख रहे होते हैं कि वो उधर ही होती है, उधर ही पड़ी हुई होती है आईसीयू के अंदर। तो नर्स या डॉक्टर उसके एबीजीज के लिए सैंपल ले लेते हैं और उधर ही परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये मोस्टली सर आपको उसमें 70% जो है वो एबीजीज उधर ही मिलेंगे। हाँ, ये है कि अगर कोई एक्सपर्ट फिलबॉटमिस्ट है और खुदा ना खास्ता इस तरह का पेशेंट है, इस तरह का सिनेरियो है, तो उसको फिर पता होना चाहिए, उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो वेन और आर्टरी के दरमियान फ़र्क को जो है वो समझ सके, और फिर उसके आर्टरीज का ब्लड जो है वो ज़्यादा वो रहता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। कभी कभार वेन को प्रिक करते हुए स्टूडेंट्स जो है या फिलबॉटमिस्ट जो है वो आर्टरी से भी ब्लड निकाल लेते हैं। तो फिर उसको सही तरह बंद करना होता है, उसको मजबूती के साथ जो है वो आपने 3-4 मिनट जो है वो ब्लीडिंग को देखना होता है कि ऐसा ना हो कि कोई ब्लीडिंग जो है वो इससे हो जाए और आगे जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। तो एबीजीज बिल्कुल ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस है, और इसको हम आर्टरी से ही करते हैं, और मोस्टली ये बेड साइड पे होता है, आईसीयू वार्ड के अंदर ही हो सकता है। ठीक है। बाकी सर ये भी हमें वैसे लेक्चर दिया जाएगा कि जो हमें एंटी क्यूबिटल फोसा के कहाँ कहाँ जो प्लेसिंग है, हमें कहाँ से ब्लड ड्रॉ करना है, और इंटरनल जो रिस्ट है वहां से हमने नहीं लेना, कोई इस तरह ये जी भी जी, इसका एक, इसके बारे ये में भी पूरा, थोड़ा elaborate। हाँ नहीं नहीं, ये तो पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर तो हमने आना है, अभी तो बैकग्राउंड आपका बनाना है। ठीक है। तो जी इसके जी ऊपर तो ओके। हमने आना है, वो एंटीक्यूबिटल है, सेफेलिक है, ब्रेकियल है, कौन से लेना है, कौन से नहीं लेना, पहले कौन से हाथ से लेना है, तो ये तो आगे स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल हम बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो ये हमारा जो था अस्सलाम वालेकुम ट्यूब्स सर। के। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ईएसआर के बारे में एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ईएसआर की मतलब 1 हावर में एरिथ्रोसाइट टेस्ट ट्यूब में कैसे सेटल होते हैं, इसका ये इतना मुझे समझ आ गया, लेकिन ये मुझे समझ कि आप बार बार कह रहे हैं कि ईएसआर टेस्ट, ईएसआर, तो ये क्या है, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ईएसआर जो है ये एक टेस्ट का नाम है। इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं इसको। और ईएसआर का टेस्ट जो है वो हम करते हैं किसी बॉडी के अंदर अगर कोई किस्म का इन्फेक्शन है, ओके, तो उसको देखा जाता है। अगर वो इन्फेक्शन है वहाँ पे, यानी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, तो ईएसआर की एक वैल्यू होती है। मेल के अंदर जो है ये 1 से 15 होती है, फीमेल के अंदर जो है वो 20 तक होती है। तो वो अगर लेट सपोज 25, 35, 45 आई हुई है मिलीमीटर इन फर्स्ट और, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे को किसी न किसी किस्म का इन्फेक्शन है, यानी ये इंडिकेट करता है आपके इन्फेक्शन को, बॉडी के अंदर आपके इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हम बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहे थे कि ईएसआर की एक ट्यूब आती है जो कि कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की ट्यूब होती है। तो उसको हम कहते हैं ईएसआर ट्यूब कहते हैं, ये पर्टिकुलरली ईएसआर के लिए ही बनी हुई होती है। तो पहले तो हम इसको 2 डिफरेंट तरीकों से किया करते थे, यानी ट्यूब के अंदर एक ये आप देख रहे होते, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, लंबी सी एक ट्यूब होती है थर्मोमीटर की तरह, अगर आप फील्ड रिलेटेड नहीं है तो इसको हम इस ट्यूब के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट कर देते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा इसका बंद होता है, ये वाला हिस्सा बंद होता है, तो पूरा ब्लड जो है नीचे से ऊपर की तरफ अब जो है वो जाना शुरू कर देगा। ये ब्लड पहले जब आया था, अब ये तो रिजल्ट आ गए हैं ना, तो ये ब्लड यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ पे जो डॉट नजर आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि 1 आवर होता है, तो उसमें होता क्या है कि डिफरेंट जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। वो जीटा पोटेंशियल खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर सेल्स जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर रोलो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, तो सेल आराम आराम से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और प्लाज्मा जो है ये ऊपर रह जाता है। ओके। तो यहाँ तक ये जितने नीचे आएंगे, ओके, उसका मतलब ये होगा कि इन्फेक्शन जो है वो उतना ज़्यादा है।
तो ये एक इंडिकेशन है आपके बॉडी के अंदर किसी इन्फेक्शन को जांचने के लिए, ठीक है। तो ये इसको हम जनरली कहते हैं ESR टेस्ट। जी सर, समझ आ गई। ओके, सो अब ये था ब्लड कलेक्शन ट्यूब, और अब हमारा जो आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है वो पहली सीढ़ी होगी, वो ये है कि आपका फिलबॉटमी ट्रे की तरफ अब हम आते हैं। फिलबॉटमी ट्रे बेसिकली है ये कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी या आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, और उन इक्विपमेंट्स में क्योंकि फिलबॉटमी हम पढ़ रहे हैं तो फिलबॉटमी के इक्विपमेंट्स जो है वो बेसिकली आपके सामने क्या क्या हो सकते हैं। अब वन बाय वन मुझे बता दें कि आप लोगों के ख्याल में क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इसमें टॉर्निकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड ठीक है। देन उसके लिए फिर आपको जो है बटरफ्लाई नीडल भी आपको पास होनी चाहिए। फिर आपके पास जो आपने ब्लड लेना है जिस मकसद के लिए, आई मीन जो टेस्ट रिकमेंडेड है बाय द डॉक्टर या बाय द फिजिशियन, हमें उसके हिसाब से उस कैप कलर की जो है वो वैक्यूटेनर लेना है। और उसके अलावा हमें जो है ग्लव्स लेने हैं, अपने पास ग्लव्स होने चाहिए। और हमारे पास बैंडेज टेप होनी चाहिए, सर्जिकल टेप या सनीप्लास्ट होना चाहिए, गॉज होना चाहिए। और हमें फिर उसके साथ साथ जो है ना वो पीपीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर जो है वो बॉक्स भी होना चाहिए, जो हैजर्ड्स बायो हैजर्ड्स जो बॉक्स है वो भी होना चाहिए। तो ये चीजें हमारी बेसिकली ट्रे और साथ में प्लेस का उसका पर्टिकुलर हिस्सा होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो शहजाद साहब ने नहीं कही हो जी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का नाम नहीं लिया। सर मास्क या ग्लव्स में भी। अच्छा, मास्क या ग्लव्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपीई का हिस्सा है। ओके, चले किसी हद तक। कोई और? सर सिरिंज सिरिंज सिरिंज, सिरिंज, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी बड़ी परफेक्ट है, लेकिन बेसिक जो हथियार है आप लोगों के पास वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका सिरिंज होना चाहिए, या होल्डर सर होना चाहिए। बटरफ्लाई नीडल, हाँ, बटरफ्लाई के साथ नीडल भी होने चाहिए ना शहजाद साहब। आई मीन बटरफ्लाई नीडल मैंने कही थी, तो उसके साथ सिरिंज भी ऑब्वियसली। थैंक ठीक है, सिर्फ बटरफ्लाई से काम नहीं चलेगा, उसके साथ सिरिंज अच्छा, या जो होल्डर होता है, दोनों में से कोई भी होल्डर आपके पास हो बेसिकली, जी जो। सर, जी जी, होल्डर होल्डर जो जिस तरह भी है, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल यही चीज़ें जो है ये अब हमें चाहिए होती है। अच्छा, हमारे लैब के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है, या किसी भी हेल्थ केयर के अंदर जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज, यानी इश्यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रीलिमिनरी होने चाहिए कि ये तो उसको आपने पूरा का पूरा अमल करना चाहिए। एक आपकी सफाई, जिसको हम कहते हैं बाय सेफ्टी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बाय सेफ्टी का लेक्चर हमने अभी मेरे ख्याल में पढ़ा नहीं है, तो उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि ये आपका होना चाहिए, बेहतरीन काम है ये। और इससे आप अपने आप को भी बचाते हैं, दूसरों को भी बचा रहे होते हैं, उस इंटरनल एरिया को भी इन्फेक्शन होने से, कंटेमिनेशन होने से बचा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपका एक सफाई का पूरा निज़ाम होना चाहिए, ये याद रखिए पहले, ये तो अपने माइंड के अंदर रख लें। दूसरा है कि फिलबॉटमी ट्रे जो है, कुछ होती है ट्रॉलीज, कुछ होते हैं ट्रे, कुछ होते हैं ऑन बेड साइड, और कुछ होते हैं जब लेब साइड के ऊपर होते हैं, जैसे आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे टेबल पड़ा हुआ होता है, साथ में एक ट्रे पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स जो है वो आपके पड़े हुए होते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई टेस्ट आ सकता है। साथ में टॉर्निकेट, जो कि शहजाद साहब ने बताया, साथ में जो है वो नीडल कटर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके नीडल स्टिक इंजरी का मसला ना हो। फिर आपके स्वेब्स होने चाहिए, फिर आपके सनी प्लास्ट वगैरह बैंडेजेस होने चाहिए, आपके लैंसेट होने चाहिए, वहाँ पे आपके पास जो है वो बटरफ्लाई होना चाहिए अगर बहुत बारीक वेन है। फिर साथ में अगर आप बीटी सीटी वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास उसका भी प्रोविज़न होना चाहिए, वॉटमैन फ़िल्टर वगैरह का भी प्रोविज़न होना चाहिए। तो सिंपली आप फिलबॉटमी ट्रे को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, और लेकिन
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपके पास जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। वो ये अब हम ये इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आगे डिस्कशन करने जाएंगे। सो ट्रेश शुड बी सैनिटाइज डेली यूजिंग अप्रोप्रिएट इन्फेक्टेंट। जितने हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है, जिसमें से आपका ब्लीच आ सकता है, हाइपोक्लोराइड आ सकता है, ये तो मोस्टली आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी जो है वो आपने डाइल्यूशन बना के वहाँ पे रख सकते हैं और उससे आप उसको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। आपका पहला काम ये होना चाहिए। एथेनॉल जो है वो 70%, इससे भी आप कर सकते हैं, वेस्कोडाइन से भी कर सकते हैं, टॉर्निकेट है, गॉस पैड्स है, अल्कोहल वाइप्स है, बैंडेजेस है, टेप है, सिरिंजेस है, सेफ्टी नीडल्स वगैरह हो गए, बटरफ्लाई नीडल्स हो गए, लेंसेट हो गया, कैपिलरी ट्यूब्स हो गए, माइक्रोटेनर्स हो गए, ट्यूब रेक्स हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर जो है ये पड़े हुए होने चाहिए। ये याद रखिए। इसमें सर वैसे पीपीज की डॉफिंग एंड डॉनिंग भी जो है वो भी बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी के हवाले से, जी, सफाई बाय के सेफ्टी, हवाले हाँ हाँ, बाय सेफ्टी का लेक्चर है बिल्कुल। हम उसमें पीपीईज, डॉनिंग, डॉफिंग, ग्लव्स, बीक मेथड, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल पढ़ेंगे हम, ठीक है। और वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक चैप्टर के अंदर है, आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। आपको तो बाय सेफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपका और अबीरा का, आपने तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अबीरा भी हमारी स्टूडेंट है उसमें, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो इसमें भी हमने एक चैप्टर जो है उसके हवाले से दिया हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिरिंज है, ये आप देखें, नीडल एंड सिरिंज, तो दो पार्ट हो गए इसके अंदर। एक जो है वो आपका नीडल का है, नीडल के अंदर जो है एक्सक्यूज वो मी आप, सर, जी सर आप स्लाइड शो करें क्योंकि पिंक वाले ट्यूब के बाद स्लाइड शो नहीं हो रहा है। अच्छा, स्लाइड शेयर शो नहीं हो रहा, ओके ओके ओके। जी जी। जी, होपफुली अब शो होगा आप लोगों को। अब शो हो रहा है? यस सर, अब हो रहा यस सर हो रहा है। ओके। सो ये आपके नीडल एंड सिरिंज, नीडल के अंदर जो है वो आपके ये पार्ट्स है। इसके पहले वाले पार्ट को जो है बिल्कुल जो इंसर्ट होता है, ये टिप है, और इसके साथ जो शाफ्ट एरिया है इसको हम कहते हैं बेवल, और ऑब्वियसली ये जो खाली जगह होती है लंबी सी, और इसको हम कहते हैं बैरल। ये जहाँ पे स्टक होता है तो उसको हम कहते हैं हब। और फिर यहाँ पे अगर सिरिंज की तरफ आ जाए तो सिरिंज में भी इसी को हम बैरल कहते हैं जो खाली है, और फिर ये पिस्टन या प्लंजर जो है, इसको दोनों आप जो भी आपको पसंद हो ये कहते हैं। इसके अलावा भी इसको आप जो है कॉमनली जो आपको नाम याद आते हैं, जैसे यहाँ पे इसने इनको हब को टिप कहा हुआ है, बैरल कहा हुआ है, प्लंजर कहा हुआ है, इसके ऊपर जो है ये मार्क्ड होते हैं, जिनको हम नॉर्मली अपने ले ज़बान के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। और बेसिकली ये 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, तो ये वो जो रहते हैं। अब ये 12 cc का है सिरिंज, तो काफ़ी बड़ा होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके नेम्स है, लेबलिंग है, ये आपको बहुत थोड़े बहुत जो है वो ये पता होने चाहिए। फिर उसके साथ जो है आपके नीडल के ऊपर जो है वो सेफ्टी शील्ड जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीडल इंजरी जो है ये ख़तरनाक है। और नीडल स्टिक इंजरी ख़तरनाक इस वजह से है कि आप डिफरेंट पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, और वो डिफरेंट पेशेंट जिनको आप डील कर रहे होते हैं, तो रूल हमारे पास यही होता है कि जो पेशेंट आपके पास आए, आप ये समझें कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड था इससे पहले। ओके, आप जब इसको समझेंगे तो तभी आप अपना ख्याल रखेंगे, या वहाँ पे आप केयरफुल जो है वो काम करेंगे। अगर आपने उसको नॉर्मल लिया तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर जो है आपके साथ हो जाए, आपके हाथ के अंदर नीडल चला जाए, और हो सकता है वो बंदा हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार हो, हेपेटाइटिस सी का हो, HIV का हो, VDRL का हो, कोई और इन्फेक्शन उसको हो, और वो क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो हो जाए, और फिर आपके बॉडी के अंदर वो कंटेमिनेशन आ जाए, तो हो सकता है वो बंदा तो ठीक हो, उसको तो कोई इशू ही ना हुआ हो, बेचारा बीमार रहता, और आप जो है 2-3 दिनों के अंदर ही अल्लाह ताला को जो है वो प्यारे हो जाए।
तो अगर आपको खुद अपने आप से प्यार है तो ज़ाहिरी बात है कि इनको हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। नीडल स्टिक इंजरी और ग्लव्स और वन हैंड को आपने यूज़ करना है, 2 हाथों को यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि हमारा आगे आने वाले टॉपिक के अंदर मैं डिटेल के साथ ये बताऊँगा। तो इसके लिए नीडल कटर जो है वो फिर इम्पॉर्टेंट होता है। अब नीडल की हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट गैज के जो है वो नीडल आ रहे होते हैं। ओके, कुछ बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत खतरनाक किस्म के जो है वो आप लोगों ने देखे होंगे कि नीडल्स होते हैं। सो जो 15 से 17 गेज का जो नीडल होता है, स्पेशल नीडल अटैच टू कलेक्टिंग बैग। ओके, अब ये हमारे पास जो ब्लड बैग्स के साथ अटैच होते हैं तो उसके साथ 15 से 17 गेज वाले होते हैं, यानी 15, 16, 17 सबसे मोटी मोटी जो सुई होती है सिंपल अल्फाज के अंदर वो होती है ब्लड बैग वाली होती है। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डोनर यूनिट्स, ऑटोलॉगस ब्लड डोनर एंड थेरेपेटिक फिलबॉटमी, जितनी आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो नीडल लगा हुआ होता है वो 15 से 17 गैज का होता है, तो उसको हम कहते हैं डोनेशन, ब्लड डोनेशन। अब ये जो ब्लड डोनेशन होती है इसमें आपको बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 450 460 ml का ब्लड चाहिए होता है, तो उसकी फ्लो जो है वो तेज़ी से होनी चाहिए। तो उस वजह से उस नीडल का जो अंदर होल है वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो 15-17 का वो होता है। और थेरेपेटिक फिलबॉटमी इसको कहते हैं कि कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके बॉडी के अंदर ब्लड ज़्यादा हो जाता है, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं उनको, एक डिजीज़ का नाम है। इसमें आप क्या करते हो, आप जाते हो हॉस्पिटल और आप थेरेपेटिक फिलबॉटमी करते हो। थेरेपेटिक फिलबॉटमी ये होती है कि आपको वो सेम जिस तरह ब्लड डोनेट किया जाता है, आपके एक बैग के अंदर ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड को फिर आगे किसी और को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो थेरेपेटिक पर्पस के लिए होता है और आपके अंदर कोई बीमारी थी उस वजह से आपका ब्लड ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है या माइक्रोबायोलॉजी कल्चर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं सिंपली थेरेपेटिक फिलबॉटमी का वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसके साथ दूसरा जो है वो हमारे पास हाइपोडर्मिक है और इसके गेज जो है वो 18 है। यूज्ड प्राइमरीली ट्रांसफर नीडल रादर देन ब्लड कलेक्शन, सेफ्टी इश्यूज हैव डिमिनिश्ड यूज। ठीक है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र नीडल होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जब किसी को ड्रिप लगता है तो उसमें कुछ इंजेक्शन अंदर से डालने होते हैं, तो वो उस पर्पस के लिए जो है वो ये यूज़ हो सकता है। मल्टीपल सैंपल हाइपोडर्मिक जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। Sometime used with large volume tube as collecting or large volume syringe are used of patient with normal size vein के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ 21 गेज के जो है वो भी हमारे पास आते हैं, जिसको हम मल्टी सैंपल हाइपोडर्मिक कहते हैं और ये ब्लड कल्चर वगैरह के लिए, वेन पंक्चर के लिए मोस्टली जो है वो ये यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं तकरीबन 22 गेज के और ये हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट पेशेंट विद स्मॉल वेन्स। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि जितना अब गेज जो है वो ज़्यादा हो रहा था इन नंबर, उतनी जो है वो सुई जो है वो छोटी हो रही है। तो अब यहाँ पे चिल्ड्रंस के जो वेन्स होते हैं ऑब्वियसली वो छोटे होते हैं, तो उस पर्पस के लिए हम जितने छोटे छोटे नीडल्स छोटे छोटे हाथों के लिए यूज़ करेंगे तो तब आपका ब्लड ठीक आएगा। वरना आप अगर 15-17 से अगर इस बच्चे का लेंगे तो उस बच्चे के वेन्स जो है वो आप क्या कर लेंगे, ख़राब कर देंगे, इंजरी हो जाएगी। वेन फिलबॉटमी के बजाय जो है वो उसको वेन इंजरी जो है उसके चांसेस हो सकते हैं। और फिर जो सबसे पतला जो होता है उसमें 23 गेज का होता है, जो कि फिलबॉटमी जो उसके बटरफ्लाई के लिए होता है। और ये बटरफ्लाई वैन जो है ये आप यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली जो है वो आप चिल्ड्रंस के लिए होते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि बटरफ्लाई के गेज जो है वो भी डिफरेंट करते हैं, वो भी वेरी करते हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ 23 को नहीं होते, बल्कि ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्योंकि अगर लेट सपोज आप बटरफ्लाई नीडल यूज़ कर रहे हैं होल्डर के लिए, तो फिर आप
23 गेज से जो है वो किसी एडल्ट का ब्लड इतने आसानी से नहीं लेंगे आप, उसके लिए थोड़ा सा जो है वो 21-20 पे जो है वो जाएंगे, तो तब ही आपके पास ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक रहेगा, वरना इस पे जो है बहुत कम ब्लड जो है वो फिर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के ब्लड नीडल्स है, और इसके आप लोगों ने गेज जो है वो याद रखने होते हैं। मोस्टली जो है वो आप जितने नीडल देख रहे होते हैं उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये इस गेज का है, ये इस गेज का है। तो एक जो इसमें रूल है वो बस यही है कि अ नीडल डायमीटर एंड गेज हैव एन इनवर्स ऑपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, इनका ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, कि द हाईएस्ट द गेज नंबर, द स्मॉलर द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द नीडल। कि डायमीटर जो है अगर सबसे छोटी है तो इसका मतलब ये है कि उसका गेज बहुत बड़ा है, अगर गेज बहुत बड़ा है तो डायमीटर क्या है, छोटी है। अच्छा, अब इस गेज के अंदर ये तो सिंपल है, आपको पता तकरीबन चल गया होगा कि सिर्फ गेज और नंबर वगैरह के हैं, लेकिन इसमें जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपने बहुत हाई गेज के किसी सिरिंज से, नीडल से ब्लड लिया है और वहाँ पे आपने उसको किसी वैकेटेनर के अंदर कलेक्ट किया हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाए, हेमोलिसिस होना शुरू हो जाए। हेमोलिसिस किसे कहते हैं कि जब ब्लड आता है आपके वेन से ट्यूब के अंदर तो ब्लड टूट जाता है। अब वो जो रेड ब्लड सेल है वो जब टूट जाते हैं तो उनसे अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। वो हीमोग्लोबिन जब बाहर निकल आता है तो आपका सीरम या प्लाज्मा जो है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, या इवन आप सीबीसी कर रहे होते हैं तो आपके सेल्स जो है उसमें फ्रेगमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपकी रिजल्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से इसके अंदर ये याद रखें कि जो आप नीडल यूज़ कर रहे होते हैं उसको आप तेज़ी से, प्लंजर को आपने पीछे नहीं पुश करना, आपने पुल नहीं करना, आपने क्योंकि सेल्स फ्रेजाइल होते हैं, आपने बहुत ही एक टेक्निकल तरीके के साथ जो है वो ट्रांसफ़र भी करना है। आपने सेल को शेक नहीं करना, ट्यूब को शेक नहीं करना, आपने उसको रोटेट करना होता है आराम से ताकि वो मिक्स्ड हो जाए। अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर हेमोलिसिस वगैरह आना शुरू हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है कि जो बिल्कुल मतलब मामूली सी भी उसके अंदर वेरिएशन अगर आ जाती है तो वो टेस्ट रिजल्ट को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल जो है वो ये भी है कि सिर्फ कोई एक नीडल की शक्ल नहीं होती, बल्कि ये जो नीडल्स है ये आप लोगों ने देखे होंगे कि नॉर्मली घरों में भी यही यूज़ हो रहे होते हैं, और ये भी आप देख रहे हैं। ये जो नीडल है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं वेकेटेनर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं होल्डर। ओके, अब होल्डर भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास होल्डर। ठीक है, इसको हम कहते हैं होल्डर। ये नीडल जो पहले मैंने दिखाई इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि अब इसको हम पेशेंट के बॉडी के अंदर यानी वेन के अंदर क्या कर देते हैं, प्रिक कर लेते हैं, और वन बाय वन जो है वो हम ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे और कोई चीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ट्यूब आप उठाए इसके अंदर इंसर्ट कर दे, ट्यूब बढ़ जाएगा जहाँ तक उसका मार्क है, नेक्स्ट ट्यूब, फिर नेक्स्ट ट्यूब, फिर नेक्स्ट ट्यूब, जितने आपकी ट्यूब्स है। तो ये टाइम जो है वो कम लेता है, और साथ में ईजी मेथड भी है, और साथ में इसके अंदर जो है वो अगर आपने ज़्यादा ब्लड लेना होता है तो उसके लिए आपने पेशेंट को जो है वो बार बार प्रिक करना या इस तरह जो है वो सिचुएशन से आप जो है वो भरी हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने लिया, यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे आपने टॉर्निकेट बांधा, यहाँ पे आपने इसका एंटीक्यूबेटर वेन जो है उसको आपने टारगेट किया हुआ है, एंड फिर उसके बाद जो है ये इस तरह इसके अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है, ये आपने इंसर्ट कर दिया, ये निडल जो है पेशेंट की वेन के अंदर जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये ब्लड इस ट्यूब के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये जस्ट अगले लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा बताना था ताकि आप खुद भी कुछ स्टडी कर सके, और इस वीक अगर आपने कोई नीडल देखनी है, कोई आपने सिरिंज देखना है या ट्यूब देखने हैं, तो एटलीस्ट आप उसको जो है वो अच्छे और रिलायबल तरीके से जो है वो देख सके। तो आई थिंक इतना ही था।
कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अटेंडेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपने 9 स्टूडेंट जो है वो अभी तक प्रेजेंट है यहाँ पे। बाकी जो प्रेजेंट है वो काइंडली यहाँ पे मार्क कर दे, अपने आप को प्रेजेंट लगा दे, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो कॉन्टीन्यूअस जो है वो हमारे पास अपडेट होती रही। ठीक है। इसके अलावा मैंने फ़ी का बताया हुआ था, तो आज 17 है। आपको जो वॉशर मैंने सेंड किया हुआ है उसमें एक लास्ट डेट है, तो काइंडली वो देख ले, उससे पहले पहले आप अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा लें, ताकि हम अपने आगे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स वगैरह में है वो पूछते रहते हैं, ताकि उनको फिर हम अपडेट कर सकें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, वाचर अपना की बहुत हॉट सारा ख्याल कॉपी, रखिएगा। वाचर की हॉट कॉपी देनी है सर? अपने पास रखें, जब वो आप आएंगे तो आपकी पहले जिन्होंने पहले 5000 या 5300 सबमिट किए हैं, तो वो आप अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर जो फिजिकल क्लास होगी उसमें आप लोगों ने लाजिम लेके आनी है। जिनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसी दिन हो जाएंगी। पहले आप कोई इशू नहीं है, आप ना करें, लेकिन जिस दिन आपने आना होगा उसमें फिर मैंडेटरी है। ठीक है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।